गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में। ठीक है, कि कभी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट हमारे हम अगर कंसिडर करें तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के सामने हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, वो अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेन शीट में कंसीडर कर लेता हूं। मान लेते हैं ये हमारा प्लेन शीट है जिसमें हमारा कौन सा चार्ज लाई करता है, पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। ये प्लेन शीट हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है ये पूरे प्लेन शीट में। ठीक है, अब क्योंकि ये प्लेन शीट में पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है तो इस प्लेन शीट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लोग उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो इस प्लेन शीट, मान लीजिए ये प्लेन शीट जो है हमारा वो ऐसे है। देखिए ये प्लेन शीट हमारा ऐसे है, ऐसे देखिए ये हमारा सामने इस तरह से खड़ा है। ठीक है, ऐसे हमारा प्लेन शीट है। अब इस प्लेन शीट के में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैं यहाँ क्या कर ले रहा हूँ, ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जो इस प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि ये हमारा प्लेन शीट इस तरह से है तो मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अगर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो अब देखिए अगर यहां हम निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी मैं तीन रीजन सेम कंसीडर करूंगा जैसा हमने पहले एप्लीकेशन में कंसीडर किया था। पहला रीजन मैं यहां लेने जा रहा हूं, पहला रीजन ये हो जाएगा हमारा, दूसरा रीजन हमारा यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तीसरा रीजन हम ले रहे हैं ये वाला। ठीक है, इसको मैं रीजन ए कंसीडर कर ले रहा हूं, इसको मैं रीजन बी कंसीडर कर ले रहा हूं, इसको मैं रीजन सी कंसीडर कर ले रहा हूं। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग हम लोग थीटा का एंगल निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं रीजन ए की बात करूं, रीजन ए की, तो इसका एरिया वेक्टर देखिए, सरफेस हमारा कैसा है, ऐसे है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा। अब देखिए एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, देखिएगा क्योंकि ये हमारा कैसा है, इस तरह से है ना, ये हमारा सरफेस इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरह से, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमारा किस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस तरह से। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब देख सकते हो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है रीजन ए में। सिमिलरली अगर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हमारा रीजन बी में एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ जाएगा, नहीं तो इस तरफ जाएगा, दोनों में से किसी डायरेक्शन में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इसमें रीजन बी में। सिमिलरली अगर रीजन सी की बात करूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सरफेस इस तरह से है, शीट हमारा इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड, क्योंकि शीट हमारा ऐसे है तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, आउटवर्ड निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, आप देखिए अब हम लोग समझते हैं आगे। अब तीनों रीजन है, ए, रीजन बी और रीजन सी, ये तीनों रीजन में हम लोग क्या करेंगे, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फ्लक्स और गॉस लॉ की मदद से क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फ्लक्स। अब देखिए टोटल टोटल एरिया जो मान ले रहे हैं गॉसियन सरफेस, ये टोटल एरिया क्या है, शीट का एरिया हमारा ए है। ठीक है, और स्मॉल एरिया जो हमने कंसीडर किया, ये स्मॉल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका स्मॉल एरिया। तो अब नेट फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें, फाई नेट, ठीक है, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट नेट फ्लक्स। अगर हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट करें तो नेट फ्लक्स का जो आप तीनों रीजन को हम ऐड अप करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। नेट फ्लक्स के लिए सबसे पहले रीजन ए के फ्लक्स को क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस। अब देखिए रीजन ए में हमारा कॉस कितना है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, कॉस कितना होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस कितना हो जाएगा, रीजन ए में 0 डिग्री प्लस रीजन बी में देखिए तो कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और एरिया वेक्टर इस तरफ जा रहा है। तो रीजन बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ई डी ए, और कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस रीजन सी की बात करें तो रीजन सी में हमारा कितना हो जाएगा, रीजन सी में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रीजन सी का वो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, जिसके कारण रीजन बी का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो नेट फ्लक्स हमको मिलेगा वो रीजन ए और रीजन सी की वजह से मिलेगा। पहले एप्लीकेशन में हमें नेट फ्लक्स केवल और केवल रीजन बी की वजह से मिला था, लेकिन शीट वाले में क्या होगा, नेट फ्लक्स हमको रीजन ए और रीजन सी दोनों की वजह से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेट फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेट फ्लक्स कैलकुलेट अगर हम करें
तो रीजन ए और रीजन, तो फाई नेट का जो वैल्यू आ जाएगा, फाई नेट विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो फाई नेट जो होगा हमारा रीजन ए, तो रीजन ए में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा cos 0 का वैल्यू 1, तो केवल क्या होगा डीए, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा cos 0 का वैल्यू 1 तो डीए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कीजिए रीजन ए का, क्या हो जाएगा ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर हो जाए तो अब cos 0 का वैल्यू तो 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा 0, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर डीए बचेगा और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और प्लस में रीजन सी का जोड़ेंगे तो रीजन सी में भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है, रीजन सी में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब डीए का इंटीग्रेशन देखिए स्मॉल एरिया का इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया हमको शीट का मिल जाएगा, अब शीट का पूरा एरिया इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा ई ए, प्लस में क्या हो जाएगा ई ए हो जाएगा, अब दोनों को एड अप करने पे कितना आ जाएगा हमारा 2EA, ठीक है, कितना आ जाएगा 2EA, ये हमारा क्या आ गया नेट फ्लक्स आ गया, जिसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब गॉस लॉ में हमने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ में जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चलिए उसको हम लोग ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको इक्वेशन 2 मानिए, अब देखिए कंबाइन कीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कीजिए, इक्वेशन 1 में फ्लक्स हमारा 2EA के बराबर है और यहाँ फ्लक्स किसके बराबर है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2EA फ्रॉम 1 एंड 2 से 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं कि 2EA बराबर हो जाएगा हमारा किसके Q बाय एप्सिलॉन नॉट के, तो E हमारा जो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितना आ जाएगा Q बाय 2A, इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा 2A क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि शीट की बात कर रहे हैं तो शीट में मैंने आपको बता रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, शीट में हम लोग क्या यूज करते हैं एरिया के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। प्लेलिस्ट में जाके मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाके एक बार कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख लो, उसके बाद आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा सिग्मा का फॉर्मूला होता है शीट एरिया के लिए वो क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो आप देख सकते हो कि चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू दिख रहा है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट के कारण हमारा क्या आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारा आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो लास्ट एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम निकालेंगे वो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में निकालेंगे, इसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थैंक यू।